स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने आपका प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार वाला जो चैप्टर था वो पूरा कर लिया था। काफ़ी क्वेश्चंस हमने उसके ऊपर किए और सभी को अच्छे से डिस्कस भी किया था। एंशिएंट हिस्ट्री में अब ये आपका लास्ट चैप्टर है, पूर्व मध्यकाल। इसके अलावा अभी तक जो भी चैप्टर हुए हैं उनकी PDF आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ से आप उन्हें डाउनलोड कर लें और बाकी सब्जेक्ट्स की क्विज़ेस भी डाली गई हैं तो उन्हें भी आप ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। इसके अलावा चैनल पर जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लासेज चल रही हैं वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट हैं, उन्हें भी आप ज़रूर लीजिएगा और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। शुरुआत करेंगे आज हम अपने एक नए चैप्टर की, और चैप्टर है आपका पूर्व मध्यकाल। देखिए, पूर्व मध्यकाल में आपको 800 से 1200 ईस्वी का जो घटनाक्रम है उसके बारे में यहाँ पर पढ़ना होता है। वो चीज़ें यहाँ पर आती हैं, यानी कि भारत में पहले मुस्लिम आक्रमण से पहले की चीज़ें आपको कवर करनी है। शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन है आपके पास, ए पृथ्वीराज प्रथम, बी पृथ्वीराज द्वितीय, सी पृथ्वीराज तृतीय, या ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज चौहान के नाम से कौन प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज तृतीय। अब देखिए, इसके बारे में हम आपको काफ़ी डिटेल में कहाँ पढ़ा चुके हैं? राजस्थान हिस्ट्री में। लेकिन इंडियन हिस्ट्री में जो इसका पोर्शन है वो उतना ज़्यादा नहीं आता है, तो यहाँ पर जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम चीज़ों को कवर करेंगे। अब देखिए, यदि हम बात करें पृथ्वीराज तृतीय के बारे में तो ये कहाँ का? अजमेर का शासक था, जो कि पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। इसके अलावा इसने 2 युद्ध लड़े तराइन के। कब कब? तो देखिए, पहला तराइन का युद्ध 1191 में और दूसरा 1192 में। किसके विरुद्ध लड़े थे? तो वे इसने लड़े थे किसके विरुद्ध? मोहम्मद गौरी के विरुद्ध। तो देखिए, यह भी आपको याद रखना है, मोहम्मद गौरी के विरुद्ध इसने 2 युद्ध लड़े। 1191 में यह जीत गया तराइन का युद्ध, लेकिन 1192 में जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। अब देखिए, यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं क्या कहा गया है। अजमेर का शासक पृथ्वीराज तृतीय ही पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है, जिसने 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित किया था, परंतु 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में उसकी पराजय हुई थी। अब इसकी पूरी एक कहानी है, काफ़ी डिटेल में चीज़ें हैं, वे सभी हम आपके साथ ऑलरेडी राजस्थान हिस्ट्री में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पर हमने चौहान वंश को पूरा ही डिस्कस किया था। अब अगला प्रश्न देखते हैं। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। ऑप्शन है आपके पास, ए बर्मा से, ऑप्शन बी है थाईलैंड से, ऑप्शन सी है कंबोडिया से, या ऑप्शन नंबर डी जावा सुमात्रा से। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी, जावा सुमात्रा से। अब देखिए क्या कह रहा है कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। तो देखिए, यहाँ पर यदि हम बात करें तो आपको चीज़ों को अच्छे से कनेक्ट करना होगा। अब तक जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं उनके बेसिस पर। कैसे? तो देखिए, बिहार में कौन थे प्राचीन काल में? तो पाल शासक हुआ करते थे, और पालों का जो है वह आपका जो इंडोनेशिया वाला क्षेत्र है, जावा सुमात्रा, ये सभी उनसे काफ़ी अच्छा संपर्क था। क्यों? क्योंकि जो जावा का राजा था उसने उसके अनुरोध पर देवपाल जो था उसने एक बौद्ध मठ की स्थापना की थी। अब देखिए, यहाँ पर यदि हम बात करें तो पाल वंशी शासक देवपाल बौद्ध मतानुयायी था। उसने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। अब देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। किसने 5 गांव दान में दिए थे? देवपाल ने। पाल वंश का शासक था। किसे दिए थे? तो जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव को। यह आप जरूर याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की। ऑप्शन है यहाँ पर ए धरणीन्द्र, ऑप्शन बी है संग्राम धनंजय, ऑप्शन सी है बालपुत्र देव, ऑप्शन डी दिया गया है चूड़ामणिवर्मन, या ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी बालपुत्र देव। कौन था? तो वह था बालपुत्र देव। कहाँ का राजा था? तो देखिए यह था आपके जावा का राजा। जावा सुमात्रा जो इंडोनेशिया में है वहाँ का यह राजा था। किस वंश का था? तो शैलेंद्र वंशी था। अभी हमने आपको बताया भी था किस वंश का था, शैलेंद्र वंशी था। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। स्वर्ण भूमि के शासक बालपुत्र देव ने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से देवपाल से 5 गांव देने के लिए प्रार्थना की थी। अगला प्रश्न है, गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन है आपके पास ए बौद्ध गया में, ऑप्शन बी है राजगृह में, ऑप्शन सी दिया गया है कुशीनगर में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है सारनाथ में। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी सारनाथ। तो देखिए कौन? गोविंद चंद्र गढ़वाल जो था उसकी रानी थी कुमार देवी जो कि बौद्ध धर्म में मानती थी। उन्होंने सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार बनवाया था। यहाँ पर यदि हम चर्चा करें तो देखिए गोविंद चंद्र गढ़वाल की रानी कुमार देवी बौद्ध मतानुयायी थी। उन्होंने सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार बनवाया था। अब अगला प्रश्न देखते हैं। हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है। ऑप्शन है आपके पास ए चंद्रवंशी, ऑप्शन बी है ब्राह्मण वंशी, ऑप्शन सी है यदुवंशी, या फिर ऑप्शन नंबर डी सूर्यवंशी। और यह आपसे आरएएस प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। इसके अलावा हम इसे राजस्थान हिस्ट्री में आपको काफ़ी अच्छे से बता चुके हैं। जब हमने बात की थी राजपूतों की उत्पत्ति पर, तो कौन व्यक्ति क्या मत देता है, कौन सा मत सर्वाधिक माना गया है, उन सभी पर हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कशन किया है। यहाँ पर सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी सूर्यवंशी। हम्मीर महाकाव्य में जो चौहान हैं उनको क्या माना गया है? सूर्य के पुत्र यानी कि सूर्यवंशी उन्हें माना गया है। जो 4 अग्नि कुलों में से निकले थे उनमें से एक इन्हें माना गया है। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। हम्मीर महाकाव्य और पृथ्वीराज विजय के अनुसार चौहान सूर्य के पुत्र चाहमन नामक अपने पूर्वज के वंशज थे। वे 4 अग्नि कुलों में से एक थे। अगला प्रश्न है, आल्हा ऊदल संबंधित थे। ऑप्शन है आपके पास ए चंदेरी से, ऑप्शन बी विदिशा से, ऑप्शन सी महोबा से, और ऑप्शन डी है पन्ना से। तो देखिए राजस्थान हिस्ट्री में हम आपको पढ़ाते हैं इनके बारे में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पूरी इनकी एक बहुत ही शानदार कहानी है आल्हा ऊदल की, और काफ़ी अच्छे से आपको पढ़ाई भी है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी महोबा से। कहाँ से संबंधित थे? महोबा से। तो देखिए यदि हम बात करें आल्हा ऊदल की, तो जो चंदेल शासक हुआ करता था परमार्दी देव या परमल, उसके दोनों क्या होते थे? उसके दोनों सेना में सैनिक हुआ करते थे। जब पृथ्वीराज चौहान का आक्रमण होता है तो दोनों वहाँ पर उसका सामना करते हैं। उससे पहले दोनों अपना राज्य छोड़कर जा चुके होते हैं, फिर वापस आते हैं अपने राज्य के लिए लड़ने और बहुत ही वीरता से लड़ते हैं और अंत में वीर गति को प्राप्त होते हैं। यह इनकी पूरी कहानी है। अब देखिए यहाँ पर यदि हम चर्चा करें इनकी, तो आल्हा ऊदल महोबा से संबंधित थे। ये चंदेल शासक परमार्दी देव यानी परमल के सेना नायक थे, जो 1882 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के आक्रमण का डटकर सामना करने के बाद वीर गति को प्राप्त हुए। चंदेलों एवं चौहानों ने इस संघर्ष का वर्णन चंद्रबरदाईकृत पृथ्वीराज
रासो एवं जगनीकृत परमाल रासो के आल्हा खंड से प्राप्त होता है। तो देखिए इनके बारे में जो डिटेल कहाँ से मिलती है वो भी आपको याद रखनी है, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है कि कौन सी इनके ऊपर बुक लिखी गई है, कहाँ पर इनका वर्णन है, ये आपका साहित्य वाले सेक्शन में आ जाता है। तो इसलिए यह भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यह चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं, ऑप्शन है आपके पास ए कलहन, ऑप्शन बी दिया गया है बिलहन, ऑप्शन सी है जयानक और ऑप्शन डी है यहाँ पर चंद्रबरदाई। तो देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सभी जानते हैं कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन हैं, तो वो हैं चंद्रबरदाई। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अब देखिए यहाँ पर यदि हम चर्चा करें तो चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की। इसमें चौहानों को अग्निकुंड से उत्पन्न बताया गया है और इसी में वो वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ले जाता है अपने यहाँ और फिर वो एक उनकी आंखें फोड़ देता है, फिर भी वो शब्द भेदी बाण चला करके मोहम्मद गौरी को मार देते हैं। वो पूरी कहानी भी आपको यहीं से मिलती है। अब अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? ऑप्शन है ए चंद्रबरदाई, ऑप्शन बी है पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन सी है जयानक और ऑप्शन नंबर डी है नयनचंद सूरी। आरएएस प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा चुका है, इम्पॉर्टेंट है। क्यों? तो देखिए इसलिए क्योंकि अधिकतर लोग यहाँ पर प्रश्न को पढ़ते ही ऑप्शन नंबर ए उत्तर मार्क करेंगे और उनका आंसर हो जाएगा गलत। यहाँ पर पूछा है पृथ्वीराज विजय, ना कि पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज विजय के लेखक हैं जयानक। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। तो देखिए इसलिए क्वेश्चंस को एकदम आसान देख करके भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है और उन्हें गलत नहीं करना है। एकदम शांत दिमाग से उसे पढ़ना है और उतने ही शांत मन से उसका आंसर करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है ए अब्दुल रहमान हमीर रासो, बी चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो, सी जगनिक आल्हा खंड और ऑप्शन डी नरपति नालय बीसलदेव रासो। तो देखिए एक तरफ क्या है, दरबारी कवि हैं या विद्वान हैं और दूसरी तरफ उनकी रचनाएं हैं। आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन ए है अब्दुल रहमान हमीर रासो, तो यही आपका गलत सुमेलित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर होगा। हमीर रासो अब्दुल रहमान के द्वारा नहीं बल्कि किसके द्वारा रचित है? तो यह सारंगधर के द्वारा रचित की गई है। किसके द्वारा? सारंगधर के द्वारा इसकी रचना की गई है। फिर देखिए चंद्रबरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो, जगनिक के द्वारा आल्हा खंड और नरपति नालय के द्वारा बीसलदेव रासो। इनके बारे में काफ़ी डिटेल से आपको राजस्थान हिस्ट्री में पढ़ाया गया है, वहाँ पर अच्छे से पूछा जाता है बहुत डिटेल में, लेकिन इंडियन हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में इसे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता है। तो जो लोग राजस्थान के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो इसे ऑलरेडी हमारी क्लासेस में डिटेल में पढ़ चुके हैं, और यदि सिर्फ इंडिया लेवल के एग्ज़ाम हैं तो आपका काम यहाँ पर जो चीज़ें बताई जा रही हैं उनसे ही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिलका यानी दहली शहर की स्थापना की थी? ऑप्शन है आपके पास ए परमार वंश ने, ऑप्शन बी है सोलंकी वंश ने, ऑप्शन सी है तोमर वंश ने या फिर ऑप्शन नंबर डी है चौहान वंश ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी तोमर वंश ने। और तोमर वंश में भी किसने की थी? तो अनंगपाल करके एक उनका राजा हुआ करता था। किसने? देखिए अनंगपाल ने। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। दिल्ली की स्थापना किसने की? तोमरों ने, और तोमरों में किसने? अनंगपाल ने इसकी रचना की थी। और बाद में तोमरों से किसने कब्जा किया दिल्ली पर? चौहानों ने, पृथ्वीराज चौहान ने। अब देखिए यहाँ पर
यदि हम बात करें तो 8वीं शताब्दी में दिल्लिका यानी दिल्ली शहर की स्थापना तोमर वंश के अनंगपाल ने की थी। चंद्रवरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो में तोमर वंश के राजा अनंगपाल को दिल्ली का संस्थापक बताया गया है। बाद में चौहान शासकों ने दिल्ली को अपने अधिकार में भी ले लिया था। तो देखिए याद रखिएगा कि किसने दिल्ली की स्थापना की? तोमर वंश ने। और किस राजा ने? अनंगपाल ने। और यह जानकारी आपको कहाँ से मिलती है? तो यह मिलती है पृथ्वीराज रासो से। अगला प्रश्न है, जेजाक मुक्ति प्राचीन नाम था। ऑप्शन है आपके पास ए बघेलखंड का, ऑप्शन बी है बुंदेलखंड का, ऑप्शन सी मालवा का, या ऑप्शन नंबर डी विदर्भ का। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एक बिल्कुल ही अलग फैक्ट से पूछा गया है। देखिए जेजाक मुक्ति प्राचीन नाम था किसका? बुंदेलखंड का। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अब यदि हम बात करें तो देखिए जो चंदेल वंश का संस्थापक हुआ करता था नन्नुक, उसका पोता था जयसिंह या जेजा, उसके नाम पर है। किसके नाम पर है? तो देखिए यह जयसिंह या जेजा के नाम पर है। किस वंश से संबंधित है? तो यह आपका चंदेल वंश से संबंधित है। ये फैक्ट आप जरूर याद रखें। यदि और थोड़ा डीप में जाकर के पूछा जाए तो आप इसे भी आंसर कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या दिया गया है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक के पौत्र जयसिंह या जेजा, जो भी हमने आपको बताया भी था, उसके नाम पर यह प्रदेश जेजाक भुक्ति कहलाया है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। धंगदेव किस वंश का शासक था? ऑप्शन है आपके पास ए जेजाक भुक्ति के चंदेल वंश का, ऑप्शन बी है मालवा के परमार वंश का, ऑप्शन सी है महेशमती के कलचुरी का, या ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरी के कलचुरी का। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए। धंगदेव जेजाक भुक्ति के चंदेल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। अब यदि हम इसके बारे में बात करें तो इसकी जो उपाधि थी वह क्या थी? तो इसकी उपाधि हुआ करती थी महाराजाधिराज। क्या उपाधि थी? तो देखिए धंगदेव की उपाधि हुआ करती थी क्या हुआ करती थी? महाराजाधिराज, ये इसकी उपाधि हुआ करती थी। अब देखिए यहाँ पर यदि हम चर्चा करें क्या कहा गया है, जेजाक भुक्ति के चंदेलों में धंगदेव सबसे प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली राजा हुआ। वह वैदिक अथवा ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। धंग ने प्रयाग के संगम में शिव की आराधना करते हुए शरीर का त्याग किया था। तो देखिए याद रखने हैं क्या क्या फैक्ट हमें कि धंगदेव कहाँ का शासक था? जेजाक भुक्ति के चंदेल वंश का शासक था। इसकी उपाधि महाराजाधिराज थी। इसके अलावा किस धर्म को माना करता था? तो ये वैदिक या ब्राह्मण धर्म जो है उसे माना करता था। और इसने अपने प्राण जो है शिव की आराधना करते हुए प्रयागराज के संगम में त्याग दिए थे। अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शासकों के नाम सही काल क्रमानुसार संयोजित कर अपना उत्तर नीचे दिए गए कूट से चयन कीजिए। नाम है पहला विद्याधर, दूसरा धंग, तीसरा यशोवर्मा और चौथा कीर्तिवर्मा। कूट हैं ऑप्शन ए 3 2 1 4, ऑप्शन बी है 1 3 2 4, ऑप्शन सी दिया है 3 1 4 2 और ऑप्शन डी है 2 3 1 4। अब देखिए इन्हें हम कालानुक्रम में जमाते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपका कौन आएगा? सबसे पहले इनमें आएगा यशोवर्मा पहले नंबर पर। फिर देखिए यहाँ पर आएंगे धंग, अभी हमने बात करी इनके बारे में। उसके बाद आपके आएगा कौन?
उसके बाद आएगा विद्याधर, तो यह आपका तीसरे नंबर पर, और फिर आएंगे कीर्ति वर्मा जो कि चौथे नंबर पर है। तो यहाँ पर क्या बना है कूट देखिए, 3, 2, 1, 4, किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए, ये आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया? ऑप्शन है आपके पास, ए राणा प्रताप ने, ऑप्शन बी है राणा धंग ने, ऑप्शन सी परमार राजा भोज ने, या फिर ऑप्शन नंबर डी पृथ्वीराज चौहान ने। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अधिकतर लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ते ही और सीधे महाराणा प्रताप इसका उत्तर टिक कर देते हैं और आपका क्वेश्चन हो जाता है गलत। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, परमार राजा भोज ने। तो देखिए चित्तौड़ में जो त्रिभुवन नारायण मंदिर है किसके द्वारा बनवाया गया है? परमारों का जो राजा भोज था उसके द्वारा इसे बनवाया गया है। ये हम आपको राजस्थान स्ट्रीम में भी अच्छे से बता चुके हैं। इसके अलावा राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर की जो क्लासें हुई थी उसमें मंदिरों वाला एक चैप्टर था, वहाँ भी हमने यह आपको पढ़ाया है। अब यहाँ पर हम इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए क्या कहा गया है, परमार राजा भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण का मंदिर बनवाया था। किसका? त्रिभुवन नारायण का। भोज ने अनेक पुस्तकों की रचना की। इनकी रचनाओं में सरस्वती कंठभरण, श्रृंगार प्रकाश, प्राकृत व्याकरण, कूर्म शतक, श्रृंगार मंजरी आदि उल्लेखनीय हैं। तो देखिए इनकी बुकों के जो नाम हैं वे काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, और यदि आप राजस्थान के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और ये हम आपको अच्छे से करा भी चुके हैं राजस्थान हिस्ट्री में भी, आर्ट एंड कल्चर में भी। तो ये आपको पहले से भी काफ़ी चीज़ें इसमें आनी चाहिए। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी। ऑप्शन है आपके पास, ए उत्तर बंगाल में, ऑप्शन बी है बिहार में, ऑप्शन सी दिया है उड़ीसा में, या ऑप्शन नंबर डी असम में। तो देखिए सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पर? उत्तर बंगाल में यह अवस्थित थी। और जो पाल, चंद्र ये सभी थे उन राजवंशों में के समय की यह बात है, उनका यहाँ पर अधिकार हुआ करता था। देखिए यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो प्राचीन काल में पुंड्रवर्धन भुक्ति उत्तर बंगाल के क्षेत्र में अवस्थित थी। पाल, चंद्र एवं सेन राजवंशों के युग में इसके क्षेत्राधिकार का विस्तार उत्तर बंगाल के बाहर भी था। अगला प्रश्न है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है आपके पास, ए धर्मपाल, ऑप्शन बी है देवपाल, ऑप्शन सी है आपके पास गोपाल, और ऑप्शन डी दिया गया है रामपाल। सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी गोपाल। पाल वंश का संस्थापक कौन है? गोपाल। तो देखिए पाल वंश आप कहाँ पर पढ़ते हैं? जब त्रिपक्षीय संघर्ष चलता है किन किन के बीच? तो पालों के बीच, राष्ट्रकूटों के बीच और गुर्जर प्रतिहारों के बीच कन्नौज के ऊपर। तो पाल जो राजा थे, ये पाल वंश कहाँ था? तो देखिए पाल वंश था आपके बंगाल में। अब थोड़ी यदि हम इसके ऊपर चर्चा करें तो देखिए, और इनका संस्थापक कौन था? गोपाल। यह कैसे बना था राजा? तो देखिए ये राजा बना था चुनाव से। इसका चुनाव यानी कि इलेक्शन किया गया था और फिर इसे राजा बनाया गया था। और पाल वंश जो है ये अंतिम वंश था जिसने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। इसके अलावा गोपाल जो था इसने ओदंतपुरी विहार का निर्माण करवाया था। किसका? तो देखिए यहाँ पर यह भी लिख लीजिए, इसने ओदंतपुरी विहार का निर्माण इसके काल में ही हुआ था। फिर देखिए इसके बाद में धर्मपाल आ जाता है, जो पाल वंश का सबसे महान शासक था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। नालंदा विश्वविद्यालय में काफ़ी उसने सुधार करवाए। सोमपुरी, पहाड़पुर विहारों का निर्माण करवाया। और जो एक कवि थे सोढल, उन्होंने उसे उत्तरापद स्वामी भी कहा है। फिर काफ़ी देवपाल, नारायण पाल, महिपाल,
जिसे दूसरा संस्थापक माना जाता है पाल वंश का, रामपाल, ये सभी लोग यहाँ पर पाल वंश में आपको देखने को मिलते हैं। तो देखिए सबसे पहले कौन है, यदि हम बात करें क्रम की तो क्या है, देखिए धर्मपाल यहाँ पर दिया गया है, तो धर्मपाल के बाद आगे आप लिख लीजिएगा सबसे महान शासक था इस वंश का ये। देखिए और क्रम क्या है रहेगा पाल वंश में, तो देखिए ये रहेगा गोपाल, गोपाल के बाद आएगा धर्मपाल, धर्मपाल के बाद कौन आता है, देवपाल, फिर आपके पास आता है कौन, नारायणपाल, और नारायणपाल के बाद में आते हैं महिपाल और रामपाल। ये पाल वंश के शासकों का क्रम है जो कि आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, तो देखिए पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। पाल वंश एक क्षत्रिय वंश था, वह बौद्ध मतानुयायी था तथा नालंदा में उसने एक विहार का निर्माण करवाया था। तो कौन सा विहार था, ओदंतपुरी विहार था, और ये अंतिम वंश था जिसने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। अगला प्रश्न है, ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था। ऑप्शन है आपके पास, ए बंगाल में, ऑप्शन बी बिहार में, ऑप्शन सी दिया है गुजरात में, या ऑप्शन नंबर डी है तमिलनाडु में, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी बिहार में। ओदंतपुर विहार कहाँ है, यह स्थित है आपके बिहार में। इसकी स्थापना किसने करवाई थी, इसकी स्थापना गोपाल ने करवाई थी जो कि पाल वंश का संस्थापक था। अब यहाँ पर हम इसकी चर्चा कर लेते हैं, क्या कहा गया है देखिएगा। ओदंतपुर जिसे उदानपुर भी कहा जाता है, प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। यह बिहार राज्य में अवस्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। उसके बारे में हम आपको पूरी डिटेल बता चुके हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था। ऑप्शन है आपके पास, ए कुमारगुप्त प्रथम ने, ऑप्शन बी है हर्ष ने, ऑप्शन सी है धर्मपाल ने, और ऑप्शन डी दिया गया है विजय सेन ने। तो देखिए अभी थोड़ी देर पहले भी हमने आपको बताया था, सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी धर्मपाल। अब देखिए धर्मपाल की यदि हम बात करें तो यह पाल वंश का सबसे महान शासक है। इसने क्या किन किन चीज़ों का निर्माण करवाया, क्या क्या इसने शिक्षा के लिए काम किए, यदि हम बात करें तो देखिए सबसे पहली चीज़ इसने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि नालंदा यूनिवर्सिटी में इसने सुधार करवाए। फिर देखिए इसने कुछ विहारों का निर्माण करवाया। कौन कौन से विहार थे, तो देखिए एक तो आपको यहाँ दिए ही गया है सोमपुर, और दूसरा विहार जो था उसका नाम याद रखिएगा पहाड़पुर। सोमपुर और पहाड़पुर विहार का भी निर्माण इसके द्वारा करवाया गया था। इसके अलावा इसे उत्तरापद स्वामी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, देखिए यह भी याद रखिएगा। उत्तरापद स्वामी। अब यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिएगा धर्मपाल ने विक्रमशिला तथा सोमपुरी या पहाड़पुर में प्रसिद्ध विहारों की स्थापना की। उसकी राजसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र निवास करता था। कौन था, हरिभद्र। तारानाथ के अनुसार उसने 50 धार्मिक विद्यालयों की स्थापना करवाई थी, किंतु राजा के रूप में उसमें धार्मिक असहिष्णुता एवं कट्टरता
नहीं थी। तो देखिए क्या क्या चीज़ें आपको धर्मपाल के बारे में याद रखनी है। पहली चीज़ याद रखिएगा कि यह पाल वंश का सबसे महान शासक था। दूसरा, इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया, नालंदा विश्वविद्यालय में सुधार करवाए, सोमपुरी पहाड़पुर विहारों का निर्माण करवाया और एक गुजराती कवि थे सोढल, उन्होंने इसे उत्तरापद स्वामी कहा है। किसने कहा है? तो यह चीज़ भी याद रखिएगा, यह कहा है सोढल ने। क्या कहा है? उत्तरापद स्वामी इसे कहा है। और ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, तो इसे आप अच्छे से याद कीजिएगा। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? ऑप्शन है आपके पास, ए धर्मपाल ने, ऑप्शन बी है गोपाल ने। आगे देखते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शन सी दिया गया है देवपाल ने और ऑप्शन डी है महिपाल ने। तो देखिएगा सही उत्तर है यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नंबर ए धर्मपाल ने। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है इसके बारे में। विक्रमशिला के प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाल वंशीय शासक धर्मपाल के द्वारा की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय के पतन के बाद यह बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हुआ और यही धर्मपाल था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय में भी काफ़ी सुधार फिर करवाए थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया। ऑप्शन है आपके पास, ए धर्मपाल, बी देवपाल, सी रामपाल या ऑप्शन नंबर डी गोपाल। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए धर्मपाल। अगला प्रश्न देखते हैं। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा करवाई गई थी? ऑप्शन है ए पुष्यभूति वंश के शासक द्वारा, ऑप्शन बी दिया है वर्मन वंश के शासक द्वारा, ऑप्शन सी है सेन वंश के शासक द्वारा या ऑप्शन नंबर डी पाल वंश के शासक के द्वारा। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी पाल वंश के शासक के द्वारा। पाल वंश के किस शासक के द्वारा? वह भी धर्मपाल के द्वारा। किसके द्वारा? देखिए धर्मपाल के द्वारा। और पाल वंश कहाँ पर था? बंगाल में हुआ करता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ऑप्शन दिए गए हैं, ए गोपाल, ऑप्शन बी है देवपाल, ऑप्शन सी दिया गया है महिपाल और ऑप्शन डी है आपके पास धर्मपाल। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी धर्मपाल। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन भारत के एक महान शिक्षा केंद्र विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की थी। ऑप्शन है ए कुमारगुप्त प्रथम ने, बी ऑप्शन है हर्ष ने। आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर सी धर्मपाल ने और ऑप्शन नंबर डी लक्ष्मण सेन ने। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी धर्मपाल ने। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? तो देखिए यह प्रश्न अब कई बार आ गया, सीधे उत्तर टिक करते हैं ऑप्शन नंबर बी धर्मपाल। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज किस राज्य में अवस्थित था? ऑप्शन है आपके पास, ए मध्य प्रदेश में, बी उड़ीसा में, सी ऑप्शन है बिहार में और ऑप्शन डी है झारखंड में। तो देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय है आपके बिहार राज्य में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, पाल वंश के शासक धर्मपाल ने बिहार राज्य में, कहाँ पर? बिहार राज्य के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यहाँ बौद्ध धर्म और दर्शन के अतिरिक्त न्याय, तत्वज्ञान, व्याकरण आदि की शिक्षा दी जाती थी। इस विश्वविद्यालय से संबंध विद्वानों में रक्षित, जेतारी, विरोचन, रत्नाकर, शांति, ज्ञानश्री, दीपंकर आदि के नाम प्रसिद्ध हैं। दीपंकर ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की है। कितने ग्रंथों की? 200 की। बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को नष्ट
कर दिया था। यह फैक्ट भी आपको याद रखना है, पहले भी हम इसके बारे में आपसे चर्चा कर चुके हैं। तो देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है। सबसे पहली चीज, इसका निर्माण किसने करवाया, तो इसका निर्माण करवाया था पाल वंश के शासक धर्मपाल ने। कहाँ पर स्थित है, तो यह आपका बिहार राज्य में स्थित है। फिर किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। और इसे नष्ट किसने किया, तो बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट किया था। ये 4-5 चीजें हैं जो आपको इसके बारे में याद रखनी है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस या किन राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था, यानी कि कौन चुनाव से राजा बने थे। नाम दिए गए हैं, पहला हर्षवर्धन, दूसरा गोपाल, तीसरा यशोवर्मन और चौथा नंदीवर्मन पल्लवमल। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट है आपके पास, ऑप्शन ए केवल पहला, दूसरा और चौथा, ऑप्शन बी है केवल दूसरा, तीसरा और चौथा, ऑप्शन सी है केवल दूसरा और चौथा, और ऑप्शन डी है केवल दूसरा और तीसरा। देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में कि कौन कौन से ऐसे राजा हैं जो प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्ट इलेक्शन से चुनकर आए थे। जैसे आज के समय में आप एमएलए और एमपी चुनते हैं, तो देखते हैं इनमें हर्षवर्धन यह चुनाव से राजा नहीं बना था। इसकी हमने आपको पूरी कहानी बताई थी कि जिस व्यक्ति ने इसकी बहन के पति को मारा, फिर इसके भाई ने उसको मारा, उसके दोस्त ने इसके भाई को मारा, इसने उस व्यक्ति को मारा, फिर अंत में राजा बना। फिर देखिए, गोपाल हमने अभी आपको बताया कि यह चुनाव से राजा बना था। तो देखिए, यहाँ पर पहला नहीं होगा, तो यह ऑप्शन आपका हट गया। फिर देखिए, अगला है आपके पास यशोवर्मन। तो देखिए, यशोवर्मन जो है वह भी आपका चुनाव से राजा नहीं बना था, तो 3 भी नहीं आएगा, तो यह भी हट गया, यह भी हट गया। अब बचा सिर्फ ऑप्शन नंबर सी, नंदीवर्मन। यह आपका पल्लवम, यह आपका किससे बना था, चुनाव से। तो 2 और 4 यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। यह आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। अब देखिए, यहाँ पर हम इसकी चर्चा भी कर लेते हैं। और यदि बात करें, देखिए, नंदीवर्मन पल्लव वल्लम की, तो देखिए यह क्या था, तो ये पल्लव शासक हुआ करता था। जो परमेश्वर वर्मन था उसकी मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद फिर लोग चुनाव करते हैं अपने राजा का, और फिर राजा बनाया जाता है किसे, नंदीवर्मन पल्लवल्लम का। अब यहाँ पर हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए क्या कहा गया है। पाल वंश के संस्थापक गोपाल एवं पल्लव शासक नंदीवर्मन पल्लवमल्ल को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। धर्मपाल के खालिमपुरा अभिलेख से पता चलता है कि मत्स्य न्याय से छुटकारा पाने के लिए प्रकृतियों यानी सामान्य जनता ने गोपाल को लक्ष्मी की बाह ग्रहण कराई। पल्लव शासक परमेश्वर वर्मन की आकस्मिक मृत्यु के उपरांत कांची के लोगों ने उसी वंश की एक शाखा के राजकुमार नंदीवर्मन पल्लवमल्ल को शासक के रूप में चुना था। यह हिरण्यवर्मा का पुत्र था। तो देखिए, यही कहानी अभी हमने आपको बताई। गोपाल का तो आपको हमने पहले ही बता दिया था पाल वंश के लिए, और पल्लव वंश का अब आपको यहाँ पर पता चल गया। ये हमने बताया ही था कि जब परमेश्वर वर्मन की मृत्यु हो जाती है तो जनता अपना राजा किसे चुनती है, नंदीवर्मन पल्लवमल्ल को। याद रखिएगा इनके बारे में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था। पूर्व मध्यकाल में, यह चीज़ भी याद रखिएगा। ऑप्शन है आपके पास, ए नालंदा, ऑप्शन बी है विक्रमशिला, ऑप्शन सी है तक्षशिला, और ऑप्शन नंबर डी उदंतपुर। तो देखिए, यहाँ पर उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी तक्षशिला। तक्षशिला जो है वह प्राचीन काल में एक शिक्षा का केंद्र था, लेकिन पूर्व मध्यकाल में यह शिक्षा का केंद्र नहीं था। पूर्व मध्यकाल में नालंदा भी था, हमने अभी बात की थी कि धर्मपाल ने उसमें सुधार करवाए। विक्रमशिला तो धर्मपाल के द्वारा ही बनवाया गया था, और उदंतपुर विहार जो है वह किसके द्वारा, गोपाल के द्वारा बनवाया गया था। जबकि तक्षशिला जो है वह आपका प्राचीन भारत काल में था, जिसके बारे में हमने आपको पहले काफ़ी बताया है और उसके बारे में काफ़ी चर्चा भी कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या कहा गया है, देखिएगा। वर्तमान पाकिस्तान के
रावलपिंडी जिले में स्थित तक्षशिला प्राचीन समय में गांधार राज्य की राजधानी थी। प्राचीन काल में तक्षशिला शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र था। यहाँ अध्ययन के लिए दूर दूर से विद्यार्थी आते थे, जिनमें राजा तथा सामान्य जन दोनों ही सम्मिलित थे। कौशल के राजा प्रसेनजीत, इनके बारे में हमने आपको बताया था। फिर देखिए, बिंबिसार का राज्य वैद्य जीवक, कनिष्क का राज्य वैद्य चरक, बौद्ध विद्वान वसुबंधु, चाणक्य आदि ने यही शिक्षा प्राप्त की थी। बौद्ध साहित्य से पता चलता है कि यह वैदिक एवं धनुर्विद्या की शिक्षा के लिए विश्व में प्रसिद्ध था। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। किसके समय? गुप्त शासकों के समय। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिए। आगे देखते हैं, पाल वंश के शासक धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी में बिहार राज्य के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। पाल वंश के काल में ओदंतपुर में भी एक विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो देखिए, यहाँ पर आप यदि हमारी क्लासेस को शुरू से अटेंड करते हुए आ रहे हैं, तब भी आपको यह क्वेश्चन काफ़ी इजीली आप कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक आप देखेंगे तो तक्षशिला है जो आपको प्राचीन काल में मिलेगा, गुप्त काल में। वहाँ पर हमने उसके बारे में आपको बताया भी था। बाकी के जितने भी हैं वो हमने आपको अभी बताए जब पाल वंश के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे, वे सभी उस समय के ही बने हुए हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? ऑप्शन है आपके पास, ए अमोघवर्ष प्रथम, ऑप्शन बी है दंती दुर्ग, ऑप्शन सी दिया गया है ध्रुव, और ऑप्शन डी है आपके पास कृष्ण प्रथम। और यह आपसे IAS यानी यूपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछा जा चुका है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, दंती दुर्ग। राष्ट्रकूटों का जो संस्थापक था वह कौन था? दंती दुर्ग था। जिसके बारे में क्या कहा जाता है? जिसके बारे में कहा जाता है कि इसने उज्जैनी में हिरण्यगर्भ यज्ञ करवाया था, यानी कि महादान का यज्ञ करवाया था। फिर देखिए, दंती दुर्ग के बाद कृष्ण प्रथम बनता है। यहाँ पर यदि हम बात करें तो देखिए, दंती दुर्ग के बाद कौन बनता है? कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूटों का राजा बनता है। इसके बाद कौन? इसके बाद आता है अमोघवर्ष। कौन बनता है? अमोघवर्ष बनता है। फिर यदि हम बात करें तो इसके बाद में एक और शासक जो आपके काम का है वह कौन बनता है? वह बनता है कृष्ण तृतीय। कौन बनता है? कृष्ण तृतीय बनता है। अब यदि हम राष्ट्रकूटों के बारे में यहाँ पर बात करें तो देखिए, कृष्ण फर्स्ट था जिसके समय में एलोरा का कैलाश मंदिर बना, और राष्ट्रकूट शासक ही थे जिन्होंने एलोरा की 34 गुफाओं का निर्माण करवाया। तो देखिए, यहाँ पर राष्ट्रकूटों के बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा, एलोरा गुफाएं इनकी ही देन हैं। एलोरा गुफाएं किनकी देन है? राष्ट्रकूट शासकों की। इसके अलावा यदि हम बात करें तो एलोरा गुफाओं के बारे में हमने बताया था कि ये हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। एलोरा में क्या है? आपका कैलाश मंदिर है। तो देखिए, कृष्ण प्रथम क्या है? ये यहाँ पर ही आप लिख लीजिएगा, कैलाश मंदिर एलोरा। तो यह भी आपको याद रहेगा। फिर देखिए, एक ध्रुव आता है इनका राजा। फिर आता है अमोघवर्ष जो जैन धर्म को मानता था। तो देखिए, अमोघवर्ष किसे मानता था? ये जैन धर्म को माना करता था। ठीक है, जैन धर्म का अनुयायी था, लक्ष्मी माँ का भक्त था, काफ़ी विद्वान शासक था। और इसकी कुछ पुस्तकें हैं जो आपको याद रखनी हैं। तो इसकी पुस्तकें कौन कौन सी हैं? देखिए, एक पुस्तक है इसकी कविराज मार्ग। कौन सी है? एक पुस्तक है इसकी कविराज मार्ग, और दूसरी पुस्तक है रत्नमालिका। कौन सी है? दूसरी है रत्नमालिका। 2 पुस्तकें हैं किसकी? अमोघवर्ष प्रथम की, कविराज मार्ग और रत्नमालिका, याद रखिएगा। और इसी के दरबार में काफ़ी विद्वान थे, जैसे शक्तायन था जिसने अमोघवृत्ति लिखी है, जिनसेन थे जिन्होंने आदि पुराण लिखा है,
महावीराचार्य थे जिन्होंने गणित सार संग्रह लिखा है, यह आपको याद रखना है। और कृष्ण तृतीय जो था वह तोकलम के युद्ध में चोल शासक परांतक प्रथम को पराजित करता है, वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 736 ईस्वी में दंती दुर्ग ने की थी। किसने की थी? दंती दुर्ग ने। दंती दुर्ग के संबंध में कहा जाता है कि उज्जैनी में उसने हिरण्यगर्भ यानी महादान यज्ञ करवाया था। यह फैक्ट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहीं पर हमने आपको राष्ट्रकूट शासकों के बारे में भी अच्छे से बता दिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था? ऑप्शन है आपके पास ए मयूर शर्मन ने, ऑप्शन बी है आपके पास हरिश्चंद्र ने, आगे देखते हैं ऑप्शन क्या दिए हैं। ऑप्शन सी है आपके पास दंती दुर्ग ने, और ऑप्शन डी है हर्ष ने। तो देखिए हिरण्यगर्भ यज्ञ यानी महादान यज्ञ करवाया था किसने? राष्ट्रकूट शासकों के संस्थापक दंती दुर्ग ने। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? ऑप्शन है आपके पास ए अमोघवर्ष राष्ट्रकूट, ऑप्शन बी है भोज परमार, ऑप्शन सी धर्मपाल, या ऑप्शन नंबर डी नागभट्ट द्वितीय प्रतिहार। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए अमोघवर्ष। जो राष्ट्रकूट शासक था अमोघवर्ष, वो सैनिक छावनी में पैदा हुआ था। उसके पिता थे राजा गोविंद तृतीय, जो अपने एक युद्ध अभियान से वापस लौट रहे थे, तब सैन्य छावनी में इसका जन्म हुआ था। अब देखिए यहाँ पर यदि हम चर्चा करें तो राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष प्रथम का जन्म 820 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे श्री भावन नामक स्थान पर सैनिक छावनी में हुआ था। इस समय इसके पिता राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय उत्तर भारत के सफल अभियानों के बाद वापस लौट रहे थे। तो आपको याद रखना है कि ऐसा शासक जो सैनिक छावनी में पैदा हुआ वो कौन था? अमोघवर्ष प्रथम था। फिर भागते बसते हुए कौन पैदा हुआ था? अकबर पैदा हुआ था। अगला प्रश्न है, महानतम प्रतिहार राजा था? ऑप्शन है आपके पास ए धर्मपाल, ऑप्शन बी है हर्ष, ऑप्शन सी मिहिर भोज, या ऑप्शन नंबर डी महेंद्रपाल। अब देखिए यहाँ पर यदि आप नहीं भी जानते हैं कि कौन कौन से प्रमुख प्रतिहार राजा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप इसे कर सकते हैं। क्यों? तो देखिए धर्मपाल तो पाल वंश का था, हर्षवर्धन आप पहले पढ़ चुके हैं, महेंद्रपाल भी पाल वंश का था। तो एक ही राजा बचता है जो प्रतिहार वंश का है, और वो है आपका ऑप्शन नंबर सी मिहिर भोज। अब देखिए मिहिर भोज के बारे में यदि हम बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी उपाधियों के बारे में। इसकी उपाधि कौन कौन सी थी? तो देखिए इसकी मिहिर भोज की दो उपाधियां थी। कौन कौन सी? आदिवराह और प्रभास। कौन कौन? तो देखिए आदिवराह और प्रभास। वैसे ये आपको अच्छे से डिटेल में राजस्थान हिस्ट्री में हमने पढ़ाया भी है। फिर इसके आगे यदि हम बात करें तो इसके समय अरब यात्री सुलेमान भारत की यात्रा करता है। तो देखिए यह चीज़ भी याद रखनी है। कौन सा अरब यात्री आता है? सुलेमान। फिर और क्या याद रखना है? तो सुलेमान जो है वो मिहिर भोज को अरबों का स्वाभाविक शत्रु बताता है। क्या कहता है? ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो मिहिर भोज है वह अरबों का शत्रु है। ऐसा कौन कहता है? सुलेमान कहता है। फिर देखिए और सुलेमान क्या करता है? देवपाल को उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बताता है कि मिहिर भोज ना होकर के कौन है? देवपाल है, वो उत्तर भारत का नॉर्थ इंडिया का सबसे शक्तिशाली राजा है। अब इसके पीछे आप कारण भी देख सकते हैं, क्योंकि सुलेमान तो मिहिर भोज को अरबों का शत्रु मानता है, तो इसलिए उसे कम ही आंकेगा।
अब यहाँ पर हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, प्रतिहार वंश का महानतम शासक कौन था? मिहिर भोज था। इसका शासनकाल 836 से 885 ईस्वी तक था। धर्मपाल पाल वंश का राजा था, जिसका शासनकाल 770 से 780 ईस्वी। महेंद्रपाल प्रतिहार शासक था। इसका शासनकाल 885 से 910 ईस्वी तक रहा, जबकि हर्ष पुष्यभूति वंश का शासक था। तो देखिए, मिहिर भोज के बाद महेंद्रपाल भी आता है, जिसके गुरु कौन थे? राजशेखर थे। और राजशेखर ने काफ़ी पुस्तकें लिखी हैं, जैसे काव्य मीमांसा, विशाल भंजिका, कर्पूर मंजरी, हरविलास, बाल रामायण, राजस्थान हिस्ट्री में भी आपको पढ़ाई हैं। और इसका गुर्जर प्रतिहार वंश में यशपाल जो है वह अंतिम शासक होता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि वराह थी? ऑप्शन है आपके पास ए वत्सराज की, ऑप्शन बी है नागभट्ट द्वितीय की, ऑप्शन सी दिया है मिहिर भोज की, या फिर ऑप्शन डी है आपके पास नागभट्ट प्रथम की। तो देखिए, आदि वराह किसकी उपाधि थी? यह थी मिहिर भोज की। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। एक उपाधि आदि वराह थी और एक और उपाधि थी, वह कौन सी थी? वह थी प्रभास। कौन सी थी? प्रभास। दोनों ही उपाधियां याद रखनी हैं। अब देखिए, यहाँ पर मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहारों का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। वह वैष्णव धर्मानुयायी था। कौन से धर्म को मानता था? वैष्णव धर्म को। तथा उसने आदि वराह एवं प्रभास जैसी उपाधियां धारण की थीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम कालानुक्रम अनुसार संयोजित कर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। नाम क्या दिए गए हैं? पहला है नागभट्ट द्वितीय, फिर दूसरा महिपाल, तीसरा महेंद्रपाल और चौथा वत्सराज। अब देखिए, युग्म क्या है? कूट। ऑप्शन ए 2 3 1 4, ऑप्शन बी है आपके पास 4 1 3 2। आगे देखते हैं ऑप्शन क्या दिए गए हैं। सी ऑप्शन है आपके पास 1 2 3 4 और ऑप्शन डी है 3 1 4 2। अब देखिए, एक एक करके पुनः नामों को देखते हैं और कालानुक्रम अनुसार जमाते हैं। तो देखिए, नागभट्ट द्वितीय, महिपाल, महेंद्रपाल और वत्सराज। तो इनमें से सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले आता है आपके पास कौन? वत्सराज। तो देखिए, ये आपका गुर्जर प्रतिहार शासक था। सबसे पहले वत्सराज आएगा। संस्थापक हरिश्चंद्र था गुर्जर प्रतिहार वंश का। हमने पूरी कहानी आपको बताई है, ब्राह्मण था और फिर कैसे इनके अलग अलग शाखाएं बनती हैं। उसके बाद नागभट्ट प्रथम आता है, फिर वत्सराज आता है। फिर वत्सराज के बाद कौन आएगा? तो वत्सराज के बाद आता है नागभट्ट द्वितीय, यह आपका दूसरे नंबर पर होगा। फिर आपका आता है महेंद्रपाल, जो कि मिहिर भोज के बाद बना। और फिर आपका आएगा महिपाल, जो कि 4 नंबर पर। तो कूट क्या है? 4 1 3 2। किस ऑप्शन में है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर बी 4 1 3 2, ये आपका सही उत्तर होगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है आपके पास ए नागभट्ट द्वितीय, ऑप्शन बी है महेंद्रपाल प्रथम, ऑप्शन सी है देवपाल और ऑप्शन डी है आपके पास भरत भट्ट प्रथम। और यह आपसे RAS प्रीलिम्स में भी पूछा जा चुका है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी, भरत भट्ट प्रथम। यह आपका गुर्जर प्रतिहार वंश में कहीं भी नहीं आता है। देखिए, नागभट्ट द्वितीय के बारे में हम आपको काफ़ी अच्छे से बता चुके हैं राजस्थान हिस्ट्री में। फिर देखिए, महेंद्रपाल प्रथम के बारे में भी बताया। इसके दरबार में कौन थे? तो देखिए, याद रखिएगा, राजशेखर जो हैं वे इसके दरबार में हुआ करते थे। यह चीज़ इसके बारे में याद रखिएगा। देवपाल थे और नागभट्ट द्वितीय भी थे। अब यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रतिहार वंश था, जो गुर्जरों की शाखा से संबंधित होने के कारण इतिहास में गुर्जर प्रतिहार कहा जाता है। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में
गुर्जर जाति का उल्लेख मिलता है कहाँ? तो देखिए पुलकेशिन द्वितीय के कौन से ऐहोल अभिलेख में। यह राजस्थान हिस्ट्री में भी आपको पढ़ाया है कि इनका उल्लेख कहाँ मिलता है? पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में सर्वप्रथम वहीं इनका उल्लेख होता है। फिर गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक, वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम को माना जाता है। इस वंश के अन्य शासकों में वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिरभोज प्रथम, महेंद्रपाल प्रथम, देवपाल इत्यादि आते हैं। यह आपको इसके बारे में एक बेसिक कुछ चीज़ें हैं जो याद रखनी है। डिटेल में हमने आपको राजस्थान हिस्ट्री में इनके बारे में, एक एक राजा के बारे में, क्या इनकी वंशावली है, कौन कौन से राजा के कौन दरबारी कवि थे, क्या उनकी रचनाएं हैं, वे सभी हमने आपको वहाँ पर करवाई हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? ऑप्शन है आपके पास ए अमोघ वर्ष की, ऑप्शन बी है कुमारपाल, ऑप्शन सी दिया गया है जयसिंह सिद्धराज, या ऑप्शन नंबर डी विद्याधर। सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी कुमारपाल। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो जैन विद्वान थे हेमचंद्र, वे कुमारपाल की सभा में हुआ करते थे। अब यदि हम बात करें तो देखिए यह किस वंश का था? तो यह आपके कुमारपाल हुआ करता था सोलंकी वंश का। किस वंश का राजा था? सोलंकी वंश का। अब यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो महान जैन विद्वान हेमचंद्र ने सोलंकी वंश के जयसिंह सिद्धराज के समय प्रमुखता प्राप्त की थी, तथापि वे उसके उत्तराधिकारी कुमारपाल के सलाहकार के रूप में उसकी सभा को अलंकृत किया करते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? यानी कि एक नया कैलेंडर किसने चलाया? ऑप्शन है आपके पास ए धर्मपाल ने, ऑप्शन बी दिया गया है देवपाल ने, ऑप्शन सी है आपके पास विजय सेन ने, या फिर ऑप्शन नंबर डी लक्ष्मण सेन ने। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी लक्ष्मण सेन ने। इसने एक नया कैलेंडर चलवाया था। कौन सा? लक्ष्मण संवत। कौन सा चलवाया था? लक्ष्मण संवत। एक नया कैलेंडर इसके द्वारा चलवाया गया था। देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो लक्ष्मण सेन, यह सेन वंश का शासक था। इन्होंने 28 वर्षों तक शासन किया। इनके द्वारा एक नए संवत लक्ष्मण संवत का प्रारंभ किया गया था। यानी कि एक नया कैलेंडर अपने ही नाम पर इसने निकाला था। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण संवत का प्रारंभ निम्नलिखित किस वंश द्वारा किया गया था? ऑप्शन है ए प्रतिहारों के द्वारा, ऑप्शन बी है पालों के द्वारा, ऑप्शन सी दिया गया है चौहानों के द्वारा, और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास सेनों के द्वारा। तो देखिए लक्ष्मण संवत जो है वह किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? लक्ष्मण सेन के द्वारा। किस वंश का राजा था? तो वह आपके सेन वंश का था। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सेनों के द्वारा। इनमें भी किसके द्वारा? तो वह लक्ष्मण सेन के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो यह आपको याद रखना है। अब देखिए ये थे हमारे आज के प्रश्न। इससे आगे के जो प्रश्न हैं आपके इसी चैप्टर की, आपकी एक क्लास और होगी जो कि आपकी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की लास्ट क्लास होगी। उसमें हम आगे के बचे हुए प्रश्नों को कवर करेंगे और आपका यह चैप्टर पूरा होगा। और इसी के साथ साथ ही आपकी जो इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री है वह भी आपकी पूरी हो जाएगी। तो आज भी हमने काफ़ी क्वेश्चंस देखिए यहाँ पर किए हैं, सभी को आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया है। कुछ वंश जो पहले आपको नहीं कराए थे वो अब करवाए हैं, वो इसीलिए आपके वहाँ पर छोड़ दिए गए थे क्योंकि वे डिटेल में उनके ऊपर क्वेश्चंस यहाँ पर आए हैं। तो हमने आपको यहाँ पर जैसे कि राष्ट्रकूट बताए हैं, गुर्जर प्रतिहारों के बारे में जानकारी दी है और पाल वंश के बारे में भी आपको आज यहाँ पर बताया गया है। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिएगा, वहाँ पर जो PDF डाली गई हैं उन्हें आप डाउनलोड कर लीजिए और जो क्विज़ेज़ हैं बाकी के सब्जेक्ट्स की उन्हें भी आप ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। उससे आपकी एक डेली प्रैक्टिस बनी रहेगी। इसके अलावा आपके लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लासेस भी स्टार्ट कर दी गई हैं, तो उन क्लासेस को भी आप ज़रूर लीजिएगा, जिससे
आपको वो काफ़ी हेल्प करें एग्ज़ाम में। और वर्ल्ड ज्योग्राफी का पोर्शन हर एग्ज़ाम में आता है। मिलते हैं अगली क्लास में अपने आगे के प्रश्नों के साथ।